गुड इवनिंग बेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन इट्स प्लेट्स, जिसका मीनिंग हो गया कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस जो है व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन इट्स प्लेट्स, तो आपने देखा वो इतनी थी। तो मान के चलें कि इनकी प्लेट के बीच में जब एक कंडक्टर छोड़ दिया जाता है, जब कोई कंडक्टिंग मीडियम छोड़ दिया जाता है, तो क्या उसकी कैपेसिटेंस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो मैं ये एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, ठीक है। एज यू नो, कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, मान के चलिए क्यों पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। और ये हमारे पास D इज़ द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो मैं जहाँ लिखता हूँ विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, इस समय आप देख रहे हैं कोई भी कंडक्टर नहीं बीच में रखा है। मान के चलो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। इसके अंदर का पोटेंशियल V0 है ना। आपने देखा होगा E जो है वो B अपॉन D होता है, तो V इक्वल टू E0 इंटू D। तो ये पोटेंशियल इतना है, और मान के चलें इस समय इसकी कैपेसिटेंस इतनी है ना। तो विदाउट कंडक्टिंग स्लैब E0, B0 एंड C0 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और उनकी वैल्यू क्या है, E0 की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है V0 इंटू E0 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, V0 की वैल्यू E0 इंटू D, और C0 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो जब कंडक्टर के बीच में कैपेसिटर के बीच में कोई भी कंडक्टर नहीं छोड़ा हुआ है, कोई भी स्लैब मीन्स रेक्टेंगल शेप की, कोई जैसे आपने ग्लास स्लैब बोला है ना, तो ऐसे ही कोई भी कंडक्टर रेक्टेंगल शेप का बीच में नहीं छोड़ा हुआ है, तो उनके ये पैरामीटर्स हैं, है ना। मान के चलिए कि अब मैं क्या करता हूँ, जब इसी कैपेसिटर के अंदर जिसकी प्लेट के बीच में डी गैप है, एक कंडक्टिंग स्लैब छोड़ देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब छोड़ दी। अब कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती नहीं, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होगी सारी, इधर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अभी भी है, जैसा कि आप लाइन से देख रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है ये। इट मीन्स इस कंडक्टर की थिकनेस को अगर आप T ले लें, तो कितनी खाली जगह अभी कैपेसिटर के बीच में है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी है, तो पूरी खाली जगह थी T। अब T से D तो ख़त्म हो गई, तो T माइनस D खाली जगह अभी भी। इट मीन ये वाली ऊपर वाली जहाँ पे मैंने ये लाइन शो कर रहा हूँ, और कंडक्टिंग स्लैब के नीचे जहाँ मैं लाइन शो कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतनी है पहले जितनी, और वो जगह कितनी बच गई हमारे पास, D माइनस T, क्योंकि T जगह प्लेट्स के अंदर तो इस कंडक्टिंग स्लैब ने ले ली, है ना। तो विद कंडक्टिंग स्लैब क्या हो जाएगा, विद कंडक्टिंग स्लैब लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले E थी बिकम्स E, पोटेंशियल जो पहले V0 था बिकम्स V, एंड कैपेसिटेंस जो पहले C0 थी बिकम्स C, ठीक है। लेकिन E0 जितनी जगह पे पहले थी, अभी वो E लिखने की जरूरत हम तब समझें कि अगर जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अभी भी उतनी है, तो हम बोलेंगे E0 अभी भी E0 ही है। फ़र्क सिर्फ क्या हो गया कि E0 की रेंज कम होगी, है ना। E0 जो है D माइनस T जगह पे ख़त्म होगी, है ना। तो पोटेंशियल जब भी हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब छोड़ा, बीच में पोटेंशियल ख़त्म हो गई, लेकिन आपने देखा अब इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गई, लेकिन कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, वो कांस्टेंट है होता है। तो अभी भी पोटेंशियल यहाँ पे है, तो पोटेंशियल जो है वो क्या बन गया, मान के चलें
बाकी एक चीज़ लेके चले आप, कंडक्टिंग स्लैब छोड़ने से पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। क्यों होती है ना, इसको आपने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था। तो जहाँ फिर मैं अगर इसका एक्सप्लेन करने लगूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल उसे आप इतना दिमाग में रखें कि पोटेंशियल यहाँ रिड्यूस हो रहा है, पहले कितना था V0, अब क्या बन गया V, और वो वैल्यू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, अभी भी E0, और E0 कितनी जगह पे रही, E0 D माइनस T जगह पे रही, है ना, क्योंकि जहाँ पे ये E0 ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा पोटेंशियल में, लेकिन ये ऊपर वाली जगह और जो नीचे वाली जगह देख रहे हैं ये पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो V E0 D माइनस T मैंने जहाँ लिखा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है V जो है E इंटू डी होता है, V0 जो है E0 इंटू डी होगा। तो V E0 की जगह मैंने अभी भी E0 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड D0 जहाँ से लेके जहाँ तक थी पूरी जगह पे, अब वो रिड्यूस होगी D माइनस टी हो गया। तो ये आपने देखा। तो अब आपने देखा जब कैपेसिटेंस की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है तो अंडरस्टूड है C इजकल टू Q upon V। जब पोटेंशियल कम होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, तो मान के चलो C0 जो है बिकम्स C, और जिसे आप बोलेंगे Q upon V, और Q किसके बराबर है, Q तो अभी यहाँ पे फिलहाल Q रखें, B पोटेंशियल की वैल्यू आप ले दें E0 D माइनस टी, है ना। अब देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट के अंदर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो E की जगह पर अगर मैं लिखता हूँ तो वो Q पान A एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, Q का Q, E की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, D माइनस टी नीचे आ गया। तो कैपेसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट, जहाँ से मैं D को कॉमन लिया तो ये 1 माइनस टी अपॉन D हो जाएगा। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट D आप देख रहे हैं, A एप्सिलॉन नॉट D क्या था, पहली कैपेसिटेंस थी जब उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब नहीं डाली थी। तो विदाउट कंडक्टिंग स्लैब की कैपेसिटेंस को C0 बोल रहे थे, तो 1 माइनस टी अपॉन D। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे कि जब कंडक्टिंग स्लैब आ जाएगी तो कैपेसिटेंस जो है 1 माइनस टी अपॉन D हो जाएगा, है ना। और मान के चलो कि मैं T इक्वल टू D केस ले लेता हूँ। T इक्वल टू D का मतलब हो गया कि जितनी हमारे पास ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच में गैप था उतना ही आपने एक कंडक्टिंग स्लैब छोड़ दी, और जो कंडक्टिंग स्लैब भी इतनी सी जगह पे आ गई, है ना, एयर बिल्कुल नहीं बची बीच पे। जब T इक्वल टू D लेंगे तो T इक्वल टू D ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1, इट मीन C इक्वल टू C0 डिवाइड बाई 0, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो एक चीज़ यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस जो है हर हाल में बढ़ेगी जब एक कंडक्टिंग स्लैब छोड़ेगी। और कंडक्टिंग स्लैब कितनी थिकनेस की छोड़ी, है ना, कितनी जगह जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में थी कितनी जगह उसने कवर कर ली, उस पे ही कंडक्टिंग कैपेसिटेंस जो है उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। अगर हम इमेजिनरी केस ले लेते हैं, फिलहाल ये कभी पॉसिबल तो नहीं होता कि जितना गैप है उतनी ही बीच में इंसर्ट कर पाएँ, है ना, माइनर सा फ़र्क है, लेकिन उसे हम अप्रोचेस टू तो कह ही सकते हैं ऑलमोस्ट उतना वैल्यू। तो जब हम जितना हमारे पास ऑलमोस्ट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में गैप है वो पूरा का पूरा गैप और कंडक्टिंग स्लैब से आप फिल कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस जो है दैट वुड बिकम्स इनफिनाइट, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।